वक्फ संशोधन बिल के साथ जिस पर हंगामा मचने के बाद सरकार ने इसे जेपीसी में भेजने का फैसला किया है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने इसे लोकसभा में आज पेश किया। बिल का कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, एनसीपी, शरद पवार, एआईएमआईएम, टीएमसी, सीपीएम और डीएमके समेत दूसरी विपक्षी दल जो है इसका विरोध कर रहे हैं। विपक्षी दल इस बिल को मुसलमान विरोधी और असंवैधानिक बता रहे हैं। विपक्ष वक्फ की संपत्ति छीनने का भी आरोप लगा रहा है। भाजपा अपने हताश, निराश, आप तो उस कानून चंद कट्टर समर्थकों के तुष्टीकरण के लिए ये बिल लाने का काम कर रही है। अध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का विरोध करता हूं। आप सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद इसको हटाना चाहते हो। मान्यवर, ये सीधे सीधे कानून के खिलाफ वर्जी है। हम कहना चाहते हैं कि संविधान की अगर धज्जियां उड़ाने का काम आप करने का काम कर रहे हो, हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे और पुरजोर विरोध करने का काम करते हैं। गवर्नमेंट कह रहे हैं कि हम महिलाओं को दे रहे हैं। मुझे यकीन है कि आप बिल्किस बानो को और जकिया जाफरी को मेंबर बनाएंगे, मुझे यकीन है। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं सर कि ये जो आप बिल ला रहे हैं, आप देश को बांटने का काम कर रहे हैं, जोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं। आप दुश्मन हैं मुसलमानों के, उसका सबूत ये बिल है। तो विपक्षी पार्टियां इस बिल में संशोधन का विरोध कर रही हैं, लेकिन एनडीए के सहयोगी जेडीयू और टीडीपी ने वक्फ संशोधन बिल का समर्थन किया है। जेडीयू ने कहा कि बिल में कुछ भी गलत नहीं है, ये बिल मुसलमान विरोधी नहीं है। कहां से ये मुसलमान विरोधी है? कौन सा इसका कानून मुसलमान विरोधी बताता है? यहाँ उदाहरण दिया जा रहा है कि अयोध्या की मंदिर, गुरुबाई, अरे मंदिर और संस्था में अगर अंतर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप कौन सा तर्क खोज रहे हैं? अरे ये मंदिर नहीं है। आपके मस्जिद को छेड़छाड़ करने का प्रयास नहीं किया जा रहा है। यह एक कानून से बना हुआ संस्था है। उस संस्था को पारदर्शी बनाने के लिए कानून बनाया जा रहा है। पारदर्शिता होना चाहिए। वहीं लोकसभा में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्षी दलों के सवालों का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि ये बिल संविधान के खिलाफ नहीं है। जिन्हें आज तक हक नहीं मिला, उन्हें हक दिलाने के लिए ये बिल लाया गया है। किसी रिलीजियस बॉडी का जो फ्रीडम है उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा रहा है, ना ही संविधान का किसी भी अनुच्छेद का इसमें उल्लंघन किया गया है। किसी का हक छीनना तो बात छोड़ दीजिए, जिनको हक नहीं मिला है उनको हक देने के लिए ये बिल लाया गया है। इसमें महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए और मुसलमान समाज में जो पिछड़े हैं, जिसको आज तक कभी मौका नहीं मिला, जिसको दबा के रखा हुआ है, उनको जगह देने के लिए ये बिल लाया गया है। इस पर ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी बनाएंगे। प्रस्ताव क्या आपका? जो ये रिपीलमेंट वाला तो नहीं, इसका ज्वाइंट पार्लियामेंट दूसरा सर जो 2024 वक्फ अमेंडमेंट बिल को हमारा तरफ से हम प्रस्तुत करते हैं कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाकर मैं सभी माननीय सदस्यों, सभी दलों से, नेताओं से बात कर इस ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी को बनाऊंगा। तो वक्फ संशोधन बिल में ऐसा क्या है जिसे लेकर विपक्षी दल लगातार विरोध कर रहे हैं? जानने के लिए जुड़ते हैं वरिष्ठ सहयोगी लक्ष्मण रॉय से। तो लक्ष्मण जी, ये बताएं कि इस बिल में ऐसा क्या है जिसे लेकर इतना हंगामा विपक्ष की तरफ से किया जा रहा है? दरअसल इस हंगामे के पीछे वैसे तो अलग अलग वजहें हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण वजह है वक्फ संपत्ति को लेकर के। दरअसल इस बिल में यह प्रावधान किया गया है कि जैसे यह बिल लागू होगा, उसके लागू होने के 6 महीने के भीतर मौजूदा वक्फ संपत्ति का पोर्टल पर ब्यौरा देना पड़ेगा। बताना होगा कि किसकी संपत्ति है, किस वक्फ बोर्ड की है, यहां तक ये भी बताना होगा कि वक्फ बोर्ड का संचालन कौन कर रहा है, वक्फ को कितनी आमदनी हो रही है, उसके खर्चे का हिसाब किताब वहां पर आपको देना होगा। बात यहां तक नहीं रुकी है। इस बिल में यह भी प्रावधान किया गया है कि जितने भी वक्फ की संपत्ति है सबको नियमित कराया जाएगा, यानी सबका रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा।
रजिस्ट्रेशन करते वक्त आपको ये बताना होगा कि वक्फ की संपत्ति के क्षेत्रफल कितना है, कहाँ से संपत्ति आई, और संपत्ति का पूरा ब्यौरा देना पड़ेगा। साथ में अगर वक्फ के पास कोई सरकारी संपत्ति है तो वक्फ की संपत्ति के तौर पर उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता है। अब कोई संपत्ति सरकारी संपत्ति है या नहीं, ये पहले फैसला करने का अधिकार राज्य वक्फ बोर्ड को होता था, लेकिन इस बिल में प्रावधान किया गया है ये फैसला करने का अधिकार उस जिले के कलेक्टर के पास होगा। कलेक्टर इस पूरे मामले की जांच करेगा कि वो वक्फ की संपत्ति सरकारी संपत्ति है या फिर वक्फ की है। अगर कलेक्टर ने अनापत्ति पत्र दे दिया, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे दिया, तो फिर वो संपत्ति वक्फ की संपत्ति के तौर पर रजिस्टर्ड हो जाएगी। लेकिन एक और प्रावधान किया गया, वो है कि अगर कोई नया वक्फ बनता है तो उसकी संपत्ति का पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन से पहले आपको एक आवेदन देना पड़ेगा। उस आवेदन की जांच जिले के कलेक्टर करेंगे और जिले के कलेक्टर जब तक कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं दे देते हैं तब तक नए वक्फ की संपत्ति का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। यह भी विवाद की एक बड़ी वजह है। अब तक ये था कि जितने विवाद उठते थे वो राज्य वक्फ बोर्ड तक वहां पे उसका निपटारा होता था, उसके बाद ट्रिब्यूनल जो वक्फ ट्रिब्यूनल था वहां तक मामला जाता था, उसका फैसला अंतिम माना जाता था। लेकिन अब यहाँ पर यह कहा गया है कि ट्रिब्यूनल के फैसले को ऊपरी अदालत में, हाई कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान है और जो एक तरीके से पूरे वक्फ के आधुनिकीकरण की तरफ कदम उठा रही है सरकार का दावा है, लेकिन विपक्ष इस पे उसका कहना है कि इससे कई लोगों के अधिकार छिन सकते हैं। इतना ही नहीं, वक्फ के सदस्यों की संख्या के शर्तों में भी बदलाव करने का प्रावधान इस बिल में किया गया है। शुक्रिया लक्ष्मण जी इस पूरी जानकारी के लिए। तो वक्फ संशोधन बिल को लेकर क्यों मचा है सियासी घमासान, आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। चलिए अब बात करते हैं आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी की, जिसमें ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। आरबीआई ने रेपो रेट 6.5% पर बरकरार रखी है। अभी आरबीआई को महंगाई की फिक्र है। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि बढ़ती खाद्य महंगाई की अनदेखी नहीं की जा सकती, इसलिए अभी सावधान रहने की जरूरत है। हालांकि आरबीआई गवर्नर ग्रोथ को लेकर कॉन्फिडेंट हैं। That our target is the headline inflation, where food inflation has a weight of about 46%. With this high share of food in the consumption basket, food inflation pressures cannot be ignored. Further, public at large understands inflation more in terms of food inflation than the other components of headline inflation. Therefore, we cannot and should not become complacent merely because core inflation has fallen considerably. तो महंगाई को लेकर जो फिक्र आरबीआई ने जताई है, इसकी डिटेल्स क्या है, समझते हैं नीरज वाजपेयी से। देखिए, क्रूड नीचे उसके फैक्टरिंग के बावजूद इन्फ्लेशन एक बिगेस्ट चैलेंज है। पूरी पॉलिसी के दौरान कम से कम 1 दर्जन बार उन्होंने इसको अंडरलाइन किया होगा कि फूड इन्फ्लेशन, जिसमें सब्जी दालें सब कुछ आ जाता है, वो बहुत मैटर कर रहा है। और जो WPI उसके अंदर 46% उसका कंट्रीब्यूशन है और वही आम आदमी को हर्ट करता है। तो आरबीआई का पूरा फोकस है कि हमें इन्फ्लेशन कंट्रोल करना ही करना है, इसलिए रेट में भी कोई बदलाव नहीं किया उन्होंने और अपने रुख में भी कोई बदलाव नहीं किया, स्टैंस भी चेंज नहीं किया है। और इसी वजह से चूंकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, तो जीडीपी का टारगेट जो उन्होंने रखा वो ज़्यादा है, सरकार की टारगेट से ज़्यादा है। सरकार का तो 6.5 तक का है, लेकिन उन्होंने 7.2% रखा है। तो इसका मतलब ये है कि आरबीआई के दिमाग में बिल्कुल साफ है कि रेट वेट तब कम होंगे जब इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा। नंबर 1 फोकस है। नंबर 2, उन्होंने ये नोटिस लिया है कि दुनिया भर में कई सारी इकोनॉमीज़ में मंदी के संकेत मिल रहे हैं। चाइना प्रॉब्लम में है, यूएस में आशंकाएं हैं, तो उसको भी उन्होंने कंसिडरेशन में लिया है। तो ये 2 बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट उन्होंने रखे कि पॉलिसी का रुख क्या है, सर आरबीआई की सोच क्या है, कि इन्फ्लेशन उनका फोरमोस्ट है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। सरकार ने एक सुझाव दिया था कि आप अपने इन्फ्लेशन को में फूड वाला कम करिए, टारगेट जब आप करें तो फूड कम करिए, लेकिन उन्होंने उससे मना कर दिया क्योंकि फूड की टारगेटिंग बहुत ज़रूरी है। तो एक बड़ी चीज़ उन्होंने ये की। दूसरा, उन्होंने बैंकों को फिर से एक बार ये कहा है कि जो रिटेल लोन है या जो होम लोन के ऊपर टॉपअप लोन है, उसमें नियमों का पालन ठीक से नहीं किया जा रहा है, उसको थोड़ा सा बैंक ध्यान दें। और तो बैंक जब आरबीआई तक बात कहता है तो उसको एक चेतावनी रूप में देखना चाहिए। तो मुझे लगता है बैंकों को थोड़ा सा और टाइट किया जाएगा। और तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि लिक्विडिटी की जो दिक्कत है इस समय, डिपॉजिट कम मिल रहा है बैंकों, उस पर कोई बात बहुत खुल के नहीं आई है। तो यानी आरबीआई को नहीं लगता कि अभी कोई बहुत उस तरह की चिंता है, बैंक को सेल्फ मैनेज करना चाहिए। तो लेट्स सी कैसे बैंक करते हैं, लेकिन ये 3 बातें खास हैं। इन्फ्लेशन बहुत महत्वपूर्ण है,
बैंकों को एक चेतावनी दे दी गई है और तीसरा ग्लोबल नज़र उनकी बनी हुई है। तो जिस तरह से नीरज जी बता रहे थे कि आरबीआई ने होम लोन पर मिलने वाले टॉपअप लोन की अनदेखी पर चिंता जताई है। इस पर एसबीआई के एमडी अश्विनी कुमार तिवारी ने कहा है कि टॉपअप नियमों का पालन नहीं होने का खामियाजा पूरे सेक्टर को उठाना पड़ सकता है। कुछ सेगमेंट्स में इसमें ग्रोथ, कुछ बैंकों में या कुछ एनबीएफसी में इसमें ग्रोथ ज़्यादा दिख रही है और आरबीआई चूंकि हर एनबीएफसी और बैंक का ऑडिट भी करता है और उन्होंने जरूर कुछ देखी होंगी चीज़ें जिसमें कि उनको लगा कि नॉर्म्स पूरी तरह फॉलो नहीं हो रहे हैं, तो उनकी ये चेतावनी यही है कि अगर आप नॉर्म्स फॉलो नहीं करेंगे और इस सेगमेंट में स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज में जाकर के ये पैसा इन्वेस्ट होगा तो वो आरबीआई नहीं चाहता है। और हमने देखा हुआ है कि ये चीज़ आरबीआई पहले चेतावनी देता है कि आप लोग सुधर जाइए और जो लोग नहीं सुधरते हैं तो फिर कुछ एक्शन होता है। मेरा सोचना यही है कि ये लोग अपने आप ही ठीक कर लेंगे इसको, क्योंकि एक्शन होगा तो पूरे सिस्टम पे होता है। चलिए अब बात करते हैं बाजार की। उतार चढ़ाव के बीच बाजार गिरावट पर बंद हुआ। सेंसेक्स निफ्टी आधा % से ज्यादा की गिरावट पर बंद हुए। सेंसेक्स 582 पॉइंट गिरकर 78,886 पर और निफ्टी 181 पॉइंट गिरकर 24,117 पर बंद हुए। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स में दबाव दिखा। निफ्टी बैंक इंडेक्स की भी फ्लैट क्लोजिंग हुई। आईटी, मेटल, एनर्जी शेयरों में बिकवाली रही तो वहीं पीएससी, इंफ्रा, रियलिटी शेयरों में भी गिरावट रही। वहीं फार्मा इंडेक्स बढ़त पर बंद हुए। चलिए अब आपको दिखाते हैं सीएनबीसी आवाज की एक्सक्लूसिव खबर। हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस अब जल्द सस्ता होने की तैयारी सरकार कर रही है। सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस के प्रीमियम पर जीएसटी घटाकर 5% किया जा सकता है। इस पर रेट रैशनलाइजेशन कमेटी की 22 अगस्त को बैठक भी हो सकती है। ज्यादा डिटेल्स के लिए अब जुड़ते हैं आलोक प्रियदर्शी से। तो आलोक, बताएं क्या जानकारी है आपके पास? बिल्कुल, देखिए हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस का जो प्रीमियम है ये काफी दिनों से बड़ा मुद्दा बना हुआ है, लेकिन जो सीएनबीसी आवाज को सूत्रों से जानकारी मिली है कि जो रेट रैशनलाइजेशन कमेटी जिसमें ये प्रपोजल डिस्कस हो रहा है उसकी बैठक 22 अगस्त को होने वाली है और 22 अगस्त को जो बैठक होगी उसमें ये कोशिश की जाएगी कि 5% जीएसटी पर सहमति बनाई जाए। तो प्रपोजल जो गया है वो 5% का गया है और अगर जीएसटी के जो रेट रैशनलाइजेशन कमेटी है वो अगर इस पर सहमति दे देती है उसके बाद इस मुद्दे को जीएसटी काउंसिल की बैठक में चर्चा की जाएगी जो कि इसी महीने अगस्त के एंड में होने वाली है। अगर इस बैठक में फाइनल फैसला होगा। मैं बता दूं कि इस मुद्दे पर पहले भी कई दौर की बैठकें हो चुकी हैं जीएसटी काउंसिल में, लेकिन उस वक्त राज्यों के विरोध की वजह से इस पर फैसला नहीं हो पाया था क्योंकि इसमें भारी रेवेन्यू लॉस का आशंका है। अगर बताऊं तो साल भर में जो हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट पे जो प्रीमियम पे जीएसटी लगता है उस पर करीब 9.5-10 हजार करोड़ रुपए का जीएसटी सालाना मिलता है और पिछले 3 साल में एफएम ने ही लोकसभा में बताया था कि 24,000 करोड़ रुपए की वसूली हुई है। लिहाजा कोई भी राज्य नहीं चाहता कि ये जो रेवेन्यू है उसका लॉस हो, लेकिन इस बार जिस तरह का माहौल बना है और जिस तरह से रेट रैशनलाइजेशन कमेटी में इस पर चर्चा हो रही है, अगर ये कमेटी में एक सहमति बन जाती है क्योंकि इसमें 6 राज्यों के वित्त मंत्री होते हैं और अगर 6 राज्यों के वित्त मंत्रियों में ये सहमति बन जाती है कि 5% जीएसटी हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस का प्रोडक्ट लगाना है तो बहुत हद तक संभव है कि जीएसटी काउंसिल की बैठक में भी इस पर मोहर लग जाए। तो कुल मिलाकर अब जीएसटी काउंसिल की बैठक का इंतजार करना पड़ेगा कि अब इस पर किस तरह से जीएसटी जो 18% अभी हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट पर है उसको घटाकर 5% किया जा सकता है। शुक्रिया आलोक इस पूरी जानकारी के लिए। नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस आज पेरिस से बांग्लादेश लौट आए हैं। मोहम्मद यूनुस आज अंतरिम सरकार के प्रमुख के रूप में शपथ लेंगे। 84 वर्षीय मोहम्मद यूनुस को मंगलवार को अंतरिम सरकार का प्रमुख नियुक्त किया गया था। राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन अंतरिम सरकार को पद की शपथ दिलाएंगे। बांग्लादेश लौटने के बाद मोहम्मद यूनुस ने कहा कि बांग्लादेश को दूसरी आज़ादी मिली है और लोगों को इस आज़ादी की सुरक्षा करनी चाहिए। तो चलिए फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन खबरें अभी और भी हैं। आप देखते रहिए आवाज समाचार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब एक ऐसी खबर जिसे सुनने के बाद देश में खेल और कुश्ती प्रशंसकों का दिल टूट गया। विनेश फोगाट, जिन्होंने अब कुश्ती को अलविदा कह दिया है। वजन की वजह से डिस्क्वालीफाई होने के बाद विनेश ने संन्यास लेने का ऐलान कर दिया है। विनेश फोगाट ने लिखा, मां कुश्ती मेरे से जीत गई, मैं हार गई। उन्होंने ये भी लिखा कि मां माफ करना, आपका सपना, मेरी हिम्मत सब टूट चुके हैं। इससे ज्यादा ताकत अब नहीं रही।
पेरिस ओलंपिक की बात करें तो 7 अगस्त का दिन भारत के लिए बेहद निराशाजनक रहा। कल भारत के हाथ से 3 मेडल फिसले, मगर आज भी उम्मीद की किरण बरकरार है। आज भारतीय स्टार नीरज चोपड़ा जैवलिन थ्रो के फाइनल में अपना जादू चलाएंगे। पुरुष फ्रीस्टाइल 57 किलोग्राम के सेमीफाइनल में अमन सहरावत ने अपनी जगह बना ली है। सेमीफाइनल मुकाबला आज रात को होगा। इसके साथ ही आज हॉकी का ब्रॉन्ज मेडल मैच भी होना है। भारतीय हॉकी टीम स्पेन से भिड़ेगी। जापान में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। इसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 7.1 नापी गई है। भूकंप के ये झटके जापान के क्यूशु और शिकोकू द्वीपों पर महसूस किए गए हैं। भूकंप के झटके इतने तेज रहे कि जापान के कई तटीय इलाकों जिसमें कि कोची, इहमे, कागोशिमा और आइता शामिल है, यहां पर सुनामी को लेकर अलर्ट जारी किया जा चुका है और स्थिति पर करीब से नजर रखी जा रही है। क्यूशु के मियाजाकी में समुद्र की 20 सेंटीमीटर ऊंची उठती लहरें भी देखी गई। भूकंप का केंद्र भी क्यूशु के पूर्वी तट पर लगभग 30 किलोमीटर गहराई पर था। मर्सिडीज ने फेस्टिव सीजन से पहले ही भारतीय बाजार में 2 नई गाड़ियां लॉन्च कर दी है। कंपनी ने आज AMG GLC 43 4MATIC कूपे और CLE 300 कैब्रियोले को एक्सक्लूसिव टॉप एंड वेरिएंट में उतारा है। GLC 43 कूपे में 2 लीटर 4 सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन दिया गया है। इस कार की कीमत की बात करें तो ये करीब 1,10,50,000 रुपए है। वहीं CLE कैब्रियोले में माइल्ड हाइब्रिड तकनीक के साथ 2 लीटर 4 सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन दिया गया है। इस कार के दाम की बात करें तो ये 1,10,00,000 है। दोनों कार्स में ट्रांसमिशन के लिए 9 स्पीड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स की सुविधा दी गई है। तो चलिए, मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको बताते हैं आज के कंज्यूमर अड्डा के टॉपिक के बारे में। वर्क फ्रॉम होम अच्छा है या फिर ऑफिस से काम? इस डिबेट के बीच अब हाइब्रिड वर्क कल्चर तेजी से बढ़ रहा है। क्या हाइब्रिड साबित होगा भविष्य का वर्क कल्चर? जानने के लिए जरूर देखिए कंज्यूमर अड्डा शाम 5:57 पर।